वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा इंडक्टेंस। बेसिकली इंडक्टेंस आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके जेई वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, इसमें काफी लंबे लंबे डेरिवेशंस हैं, लेकिन इससे पहले एक बात बताता हूं कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें आपके 4 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सही, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या फिर लाइन पैरामीटर। पहला पैरामीटर होता है आपका R, दूसरा L, तीसरा C और चौथा G। सही। R मींस रेजिस्टेंस, L यानी आपका इंडक्टेंस, C मींस कैपेसिटेंस, G यानी शंट कंडक्टेंस। ठीक, ये आपके 4 पैरामीटर होते हैं, जिसमें से ये जो 2 पैरामीटर हैं ये होते हैं आपके सीरीज पैरामीटर। सीरीज पैरामीटर C और G कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस, ये होते हैं आपके शंट पैरामीटर। ठीक है, सीरीज पैरामीटर को हम सीरीज इंपिडेंस भी कहते हैं और शंट पैरामीटर को हम शंट एडमिटेंस भी कहते हैं। ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा ये जो चारों पैरामीटर होते हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं, ना कि लम्प्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा कई बार फॉर्मूला पूछा गया है आपसे कि सिंगल फेज 2 वायर लाइन, इसके लिए इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। डेरिवेशन का कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो अगर मैं बात करूं सिंगल फेज 2 वायर लाइन, ठीक, तो ये कैसा होगा, एक कंडक्टर ये जा रहा है आपका, एक कंडक्टर ये जा रहा है, तो एक इसमें आपका फॉरवर्ड कंडक्टर होगा और दूसरा आपका रिटर्न कंडक्टर होगा। तो सीधे इसका फॉर्मूला होता है आपका N इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 ln d बाई R डैश हेनरी पर मीटर। ठीक, यूनिट ध्यान रखिएगा, हेनरी पर मीटर। इसमें जो R डैश है उसकी वैल्यू होती है 0.7788 स्मॉल r। सही, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो आपकी ये रेडियस है। ठीक, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। तो नॉर्मल आपको या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा या फिर डिस्टेंस दे रखी होगी और स्मॉल r की वैल्यू दे रखी होगी और आपसे L कैलकुलेट करा लिया जाएगा। एक चीज और देखते हैं, माना अगर ये कंडक्टर A है और ये कंडक्टर B है, तो ये क्या होगा आपका LA या फिर LB। कभी कभी पूछ लेते हैं लूप इंडक्टेंस क्या होगा। तो लूप इंडक्टेंस का मतलब होता है दोनों कंडक्टर के इंडक्टेंस का एडिशन, मींस L। ठीक, L लूप बराबर लूप इंडक्टेंस आपका होगा, इन दोनों को इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही, या फिर इसे ऐड कर दीजिए, बात एक ही है। तो यानी वो होगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻7 ln d बाई R डैश हेनरी पर मीटर। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइन। सही, अब 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइन का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइन में आपके 2 केस पॉसिबल हैं। सही, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन आपका एक केस बनेगा सिमेट्रिकल और दूसरा केस बनेगा अनसिमेट्रिकल। पहला केस हो गया सिमेट्रिकल और सेकंड केस हो गया आपका अनसिमेट्रिकल। सही, तो पहले सिमेट्रिकल की बात करते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये होगा आपका कि आपके तीनों कंडक्टर सेम डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, मींस 1 2 3, और ये डिस्टेंस तीनों की सेम है बीच की, D D D। तो इसके लिए अगर ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, तो फॉर्मूला आपका पर फेस पर कंडक्टर सेम रहता है।
यानी अगर मैं बोलूं LA क्या होगा तो 2 इंटू 10⁻⁻7 एलन डी बाई R डैश हेनरी पर मीटर। ठीक, अब अनसिमेट्रिकल का केस देखते हैं। अनसिमेट्रिकल में एक टॉपिक आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक टर्म पूछी जा चुकी है, ट्रांसपोजिशन, कि भाई ट्रांसपोजिशन क्या होता है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, मैं लिख दे रहा हूं, ट्रांसपोजिशन। ठीक, अब देखिए हम एक केस कंसीडर करते हैं। हम एक ट्रांसमिशन लाइन को कंसीडर कर रहे हैं। ये है हमारी ट्रांसमिशन लाइन 3 फेज की और ये अनसिमेट्रिकल है। कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस आपकी d है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस होगी आपकी 2d। ठीक है ना? तो यानी दो कंडक्टर के बीच डिस्टेंस सेम है, लेकिन तीसरे वाले केस में आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए हम इसे अनसिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। अब देखिए मैं इसे मान लेता हूं फेज A, ये मेरा हो गया फेज B, ये फेज C। ठीक, A B C। अब होगा क्या कि जब मैं यहां पे कुछ पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, मान लेते हैं मैंने यहां पे V पोटेंशियल अप्लाई करा और मेरी सेंडिंग एंड पर, ये मेरा सेंडिंग एंड है और सेंडिंग एंड, और ये मेरा रिसीविंग एंड है। ठीक, दो एंड है, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। तो सेंडिंग एंड पे अगर बैलेंस की कंडीशन है तब भी हमारा यहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो होगा V1 V2 V3। ठीक, कोई फॉल्ट नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तब भी हमारा इनपुट पे बैलेंस कंडीशन है लेकिन आउटपुट पे अनबैलेंस वाली कंडीशन आ रही है। तो अब ऐसा कैसे होता है इसे समझते हैं। देखिए अगर मैं यहां पे V पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं तो उस केस में मान लेते हैं यहां भी I करंट थी, यहां भी I करंट थी, सेम करंट होगी, बैलेंस करंट होगी तीनों में। ठीक है, तो इस I की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस I की वजह से भी, इस I की वजह से भी। अब देखिए यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस वाले I की वजह से, सही, जो इसे लिंक करेगी। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड के टोटल पार्ट का कुछ पार्ट यहां से भी लिंक करेगा। सेम इसकी मैग्नेटिक फील्ड का के टोटल पार्ट का कुछ पार्ट यहां से भी लिंक करेगा। मींस इसका इंडक्टेंस L, इसका इंडक्टेंस L, इसका इंडक्टेंस L ना होकर L1 L2 L3, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि L1 L3 के बराबर हो, क्योंकि इसका जितना पोर्शन बन रहा है कुछ पोर्शन यहां से लिंक कर रहा है, कुछ पोर्शन यहां से लिंक कर रहा है, तो वो चीज सेम हो सकती है। लेकिन हम मान ले रहे हैं L1 L2 L3, यानी सेम वोल्टेज सेम करंट होने के बावजूद भी इंडक्टेंस की वैल्यू डिफर हो गई। ठीक, तो अब L1 की वैल्यू डिफर हो गई तो फिर एक्सल, सही, एक्सल का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πfl, सही, यानी जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक, वो इंडक्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी आपकी कम होगी। तो इस केस में ये आपका XL1 हो गया, ये दूसरा वाला आपका XL2 हो गया और तीसरा वाला XL3 हो गया, यानी तीनों अलग अलग हो गए। अब जब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू अलग हो गई तो तीनों में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक, वो भी आपका अलग अलग हो गया। यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं VD, वोल्टेज ड्रॉप, VD वोल्टेज ड्रॉप, सही। तो इस वजह से यहां हमें V1 मिला, यहां V2 मिला, यहां V3 मिला, सही। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बैलेंस की कंडीशन थी सेंडिंग एंड पर, वोल्टेज में भी करंट में भी कोई फॉल्ट नहीं आया था, उसके बावजूद भी रिसीविंग एंड पर आपकी वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग हो गई, इसी बोलते हैं हम अनबैलेंसिंग, सही। तो अब इस चीज को कैसे सॉल्व करा जाए, उसके लिए टर्म यूज होती है ट्रांसपोजिशन। ठीक, तो ट्रांसपोजिशन देखते हैं कि हम ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly.
For any query, call on 9837933283. सही। तो ट्रांसपोजिशन में बेसिकली ये आपके 3 फेज हो गए, सही, ए बी सी। उसके बाद एक और लाइन खींची मैंने, एक और खींचता हूं। अब मैंने क्या करा, मैंने अपने इस वाले कंडक्टर की पोजीशन चेंज करा दी, मतलब ए बी सी, ठीक, ए बी सी, ठीक। मैंने अपने कंडक्टर की पोजीशन पहले यहां रखी थी, उसके बाद मैंने यहां रखी, और उसके बाद मैंने यहां रखी। तो उसके बाद ये मैंने ऐसे इंटरकनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यानी अब मेरा ये कंडक्टर यहां था, फिर यहां आ गया, यहां आ गया, यानी इस पे जो फ्लक्स लिंकेज हो रही है और कंडक्टर की वजह से, वो ओवरऑल साइकिल में सेम हो रही है, ठीक। यानी इसका मतलब क्या है, जब फ्लक्स लिंकेज सेम हो रही है तो फिर इंडक्टेंस की वैल्यू भी सेम रहेगी, इंडक्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, और उसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो भी सेम हो रहा होगा। यानी मेरा सेंडिंग एंड पे भी बैलेंस कंडीशन होगी और रिसीविंग एंड पे भी बैलेंस की कंडीशन होगी। तो इसे कहते हैं हम ट्रांसपोजिशन, ठीक। और जनरली जितने डिस्टेंस के बाद हम अपने फेस को चेंज करते हैं, फेस की पोजीशन को चेंज करते हैं, सही, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम बैरल। ये याद रखिएगा, बैरल, ठीक है। जितनी पोजीशन के बाद हम फेस की पोजीशन चेंज कर रहे हैं उसे हम 1 बैरल बोल देते हैं। तो ये मैंने आपको ट्रांसपोजिशन के बारे में बताया। अब थोड़ा सा इंडक्टेंस की बात करते हैं कि अनसिमेट्रिकल वाले केस में इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये ज्यादा टिपिकल नहीं है और ना ही कोई इससे बहुत हाई फाई क्वेश्चन आने वाले हैं, सही। बस एक ट्रांसपोजिशन आपका इंपॉर्टेंट बात थी जो बता दी, और फॉर्मूले देखिए। अनसिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन बना रहा हूं मैं, ये फेस हुआ मेरे कंडक्टर, एक ये कंडक्टर हुआ और एक कंडक्टर मैंने ये रख दिया। यानी अब देखिए कि तीनों कंडक्टर के बीच डिस्टेंस अलग अलग है, मींस ये इसे मैंने बोला ए, इसे मैंने बोला बी, इसे बोला मैंने सी, सही। ये डिस्टेंस मैंने बोल दी D12, ये बोल दिया D23, ये बोल दिया मैंने D31, ठीक। 12, 23, 31 से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे 31 बोलिए, चाहे 13 बोलिए, चाहे 23 बोलिए, चाहे 32 बोलिए, चाहे 12 बोलिए, चाहे 21 बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो 2 पॉइंटों के बीच ही डिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि इसका इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका L इक्वल टू, मतलब मुझे माना A के लिए निकालना है, तो L इक्वल टू LA इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 Ln D12 D23 D31 1/3 R' हेनरी पर मीटर। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक। अब सिमेट्रिकल में 2 केस और बनते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और वर्टिकल स्पेसिंग। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मतलब एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर, तो अनसिमेट्रिकल ही है, ये दोनों डिस्टेंस तो सेम होंगी बट ये डिस्टेंस अलग होगी। माना मैंने से ए बोला, ए बी सी, तो इसे मैं बोल सकता हूं डी, ये डिस्टेंस बोल सकता हूं डी, और मैंने इसे मान लिया 2D ही होगा, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। एक दूसरी आपकी स्पेसिंग होती है वर्टिकल स्पेसिंग। वर्टिकल स्पेसिंग 1 2 3 कि एक कंडक्टर जा रहा है, दूसरा जा रहा है उससे नीचे, तीसरा उससे नीचे जा रहा है, ठीक। तो यहां भी ए बी सी, ये डिस्टेंस हो गई डी, ये डिस्टेंस हो गई डी, और ये डिस्टेंस हो गई आपकी 2D, ठीक है। मींस इस केस में कैसे सॉल्व होगा, एक शॉर्टकट तरीका है कि हम जरा ये वैल्यू निकाल लेते हैं, D12 23 31, सही। सीधे हम ये वैल्यू रखते हैं, D12 मेरा क्या होगा, D12 होगा मेरा, इसके लिए बात कर लेते हैं, दोनों सेम केस ही हैं, D12 D, D23 D, और DAC या फिर D31 2D, D plus D 2D, यानी D इंटू D इंटू
2d 1/3, यानी इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 1.26d, यानी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए इन वाले केस के लिए, L बराबर 2 × 10⁻⁷ 1.26d अपॉन r डैश हेनरी पर मीटर। ठीक, तो मैंने आपको आज के लेक्चर में इंडक्टेंस के सारे फॉर्मूले बताए, उसके अलावा मैंने ट्रांसपोजिशन क्या होता है वो बताया, तो मेजरली आपके क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं। ठीक, आपको नॉर्मली वैल्यू रखनी होगी और आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।